वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन्हें हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। अगर चाहे आप बात करें HP सेट हिंदी की, और नेट की बात करें, LT कमीशन की बात करें, PGT हिंदी की बात करें, LT टेट की बात करें, हर एक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो ध्यान से इस सारी वीडियो को आपने देखना है। जो तथ्य आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे भी नोट करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेजेस और ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट जून 2024 के लिए कोर्स शुरू कर दिया है। जो लेने का इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा 8193121229। और HP सेट हिंदी के लिए भी PYQ सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। पेपर देने से पहले आप इन नोट्स को अवश्य एक बार देख लेना। नंबर यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। और LT टेट के लिए, LT कमीशन के लिए भी हमारा बैच बैठ गया है। जो जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है, ये चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे जो फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उनसे जुड़ सकते हैं। PDF वहाँ पर आपको सेंड कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न आज का क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो पहला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा, ये यहाँ पर बताना है। तो दिए गए विकल्पों में से आप अपना विकल्प चयन कर सकते हैं। एक तरह से मॉक टेस्ट भी है आपका। बाकी यहाँ पर आपको उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जो विकल्प सही होगा तो वो होगा सी विकल्प सही होगा। क्यों, देखिएगा, जो गर्म राख है, भूले बिसरे चित्र है, टेराकोटा है और मानस का हंस है, ये क्रम से आएंगे। जैसे कि क्रम आपको बता देता हूँ। गर्म राख इसका जो समय होगा, कब का है समय इसका, 1957 का। 1957 इसका समय होगा। किसके द्वारा रचित है ये, उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ जी का है। फिर जो दूसरा उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र, जो भूले बिसरे चित्र है, भूले बिसरे चित्र, इसका क्या समय है प्रकाशन होने का, 1959। और ये किसका है, ये हो जाएगा भवानी चरण वर्मा का, भवानी चरण वर्मा, ये इनका हो जाएगा। फिर जो तीसरा यहाँ पर उपन्यास है, मानस का हंस, मानस का हंस, इसका क्या प्रकाशन वर्ष है, मानस का हंस 1972 इसका हो जाएगा। ये आपको इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको कई आगे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप वहाँ से ठीक कर सकते हो। मानस का हंस होगा अमृत लाल नागर का, अमृत लाल नागर, ये इनका हो जाएगा। फिर अंतिम बचता है टेराकोटा। टेराकोटा यहाँ से हमने देख लिया, सी सही है। टेराकोटा पहले आएगा, फिर मानस का हंस, मानस का हंस सबसे अंत में है। किसका है मानस का हंस, ये आपको बता देता हूँ। मानस का हंस तो हमारा हो गया। टेराकोटा आपको बताता हूँ, टेराकोटा किसका है, टेराकोटा। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, टेराकोटा होगा 1972 में आया है ये। और किसका है, लक्ष्मीकांत वर्मा का, लक्ष्मीकांत वर्मा, ये हो जाएगा इनका। तो इस प्रकार से इसका आप देख लेना, ये आपको बतला दिया, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 2। इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। पहले तो ध्यान रखना ये सारे संस्मरण हैं। तो इसमें जो सही विकल्प होगा तो वो होगा आपका विकल्प डी, अर्थात स्मृतिकरण, हम हशमत,
लीक अलीक बन तुलसी की गंध, ये सही क्रम होगा यहाँ पर। अब आपको मैं इनका जो पूरा क्रम बता देता हूँ कैसे कैसे क्या आएगा। संस्मरण है स्मृति कण, स्मृति कण, स्मृति कण है, इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1959 का। फिर है किसके द्वारा लिखित है ये? सेठ गोविंद दास के द्वारा, सेठ गोविंद दास, गोविंद दास इनका है ये। फिर दूसरा किसका होगा? हम हशमत, हम हशमत, ये जो हम हशमत है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1977, 1977 ठीक है। फिर ये किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोबती के द्वारा, कृष्णा सोबती। फिर अगला जो नाम आता है यहाँ पर ये आएगा लीक अलीक, लीक अलीक, लीक अलीक ये किसका है? ये है आपका भारत भूषण अग्रवाल का, बीबी भूषण, बीबी भूषण, बीबी भूषण का है। और समय क्या है इसका? 1980, 1980 इसका समय हो गया। फिर अंतिम है बन तुलसी की गंध, जो बन तुलसी की गंध है ये किसका है? बन तुलसी की गंध, ये लिख लेता हूँ यहाँ, बन तुलसी, बन तुलसी की गंध, गंध, इसका समय देखिए 1984, 1984। और किसका है ये? रेणुका, फणीश्वर नाथ रेणुका। तो ये क्रम यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपके ये प्रश्न भी बन जाते हैं, ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। समय ज़्यादा लग रहा है इस तरह से, चलिए कोई बात नहीं, अगर इस तरह से समय लग रहा है तो आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 3, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। संस्थाएं देखिए यहाँ पर एक तरफ संस्था दी गई है और दूसरी तरफ यहाँ पर, छोटा कर लेता हूँ इसे, यहाँ संस्था है एक तरफ और दूसरी तरफ है प्रवर्तक। जैसे कि बड़ा ही कर लेता हूँ, इस तरह से दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। जो ब्रह्म समाज है ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? ये किया गया था आपका राजा राम मोहन के द्वारा। और कब किया गया था? 1928। फिर है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज किसके द्वारा प्रतिपादित है? कौन इसके प्रवर्तक है? महादेव गोविंद रानाडे, और समय होगा इसका 1867। इसके पश्चात अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये किसके द्वारा प्रवर्तित है? ये एनी बेसेंट के द्वारा है, मैडम ब्लातबस्की एवं कर्नल हेनरी अलकाट के द्वारा। कब? 1875 में। अगला नाम है सत्यशोधक समाज। जो सत्यशोधक समाज है ये महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा प्रतिपादित है। स्थापना वर्ष इसका 1873 होगा। और जो आर्य समाज है ये 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका भी आप ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ रुख करिए। प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो जो नवगीत विधा से जिसका संबंध नहीं होगा तो वो है गिरधर राठी। जो गिरधर राठी हैं ये नहीं होंगे, बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी, ये तीनों ही नवगीत विधा से संबंधित होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बी सही होगा। माई ना होती बाप ना होते कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया, चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहाँ ते आया। जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा कही गई हैं ये बताना है यहाँ। तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये कही गई थी नामदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा? नामदेव जी द्वारा। और जो नामदेव हैं इनसे पूछा जाता है इनके
गुरु कौन थे? नामदेव जी के गुरु थे विठोबा खेचर, और ये इन्होंने भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों मार्गों को अपनाया था। इसके साथ देखिए और पंक्ति हम भी आपको बता देता हूँ, जैसे कबीरदास हैं। कबीरदास की प्रमुख पंक्ति कौन सी है? माधो में कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं सादी। फिर है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं, ये रैदास ने कहा है। अगला है, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकी से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये भी ध्यान रखना आपने, ये मलुकदास की पंक्तियां हो जाएंगी। मलुकदास, इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगली पंक्तियां देखिए 6। जीवन मोह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, काना प्यारी पी को। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ये यहाँ पर जो भाव मानते हैं तो वो मानते हैं असूया भाव। कौन सी? असूया भाव। जो असूया भाव है, इसमें दूसरे के गुण में भी दोष निकाला जाता है, इसे असूया भाव कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि देखिए निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं ये पूछे जाते हैं, जैसे कि कबीर, रैदास, जमनाथ, लालदास, दादू दयाल, मल्लुकदास, ये प्रमुख निर्गुणवादी माने जाते हैं। और निर्गुण भक्ति में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। निर्गुणवादियों की विशेषता है निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध, नारी के कामिनी रूप की निंदा, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव बीबर से बाहर हो शब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? यहाँ पर जो वर्णन है 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा तो वो है विकल्प सी। रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है, तो सी यहाँ सही होगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, हाल ही में जैसे आपको पता है पीजीटी हिंदी की परीक्षा हुई थी, बहुत से बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आगे आपने सेट का फॉर्म भरा हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप सेट की परीक्षा की तरफ अब ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पीजीटी की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो आपका सेट भी छूट जाएगा आपसे। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं सी रश्मि रथी में परशुराम आश्रम की, ये ध्यान रखना है। जो अपनी यहाँ पर रचना है रश्मि रथी, ये किसकी रचना है? तो जो रश्मि रथी है ये दिनकर जी की रचना होगी। दिनकर जी की बाकी की रचनाएं भी बता देता हूँ। रेणुका 1935, हुंकार 1939, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रश्मिरथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951। अगला प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस इतिहासकार का है? तो जो ये कथन कहा गया था, ये कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये कथन कहा गया था, इसका आपने ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 9, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार दिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ होंगी ये हो जाएंगी धूमिल की। किसकी होंगी? धूमिल की होंगी, ये ध्यान रखना है। जो सुदामा पांडे धूमिल हैं, इन्होंने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। जो धूमिल हैं ये जन सरोकार के कुशल चितेरे कवि माने जाते हैं। उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई थी, ये भी माना जाता है। जो इनके काव्य संग्रह जो प्रसिद्ध है तो वह है संसद से सड़क तक। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1972। एक और इसी तरह की पंक्तियाँ आपको बता देता हूँ। जो रचनाकार था इसी तरह से लिखता था नागार्जुन। नागार्जुन है, इनकी एक कविता है, कौन सी है? कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यह अकाल दर्शन कविता, इसके माध्यम से ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर जो मुक्तिबोध है ये इन्होंने देखिए अंधेरे में कविता है, उसमें कहा था
अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये भी ध्यान रखना, मुक्तिबोध का नाम भी काफ़ी चर्चित है। अगला है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है। तो ये देखिए, ये सारी की सारी रचनाएं यहाँ पर महादेवी वर्मा की होंगी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से संग्रहित की गई हैं? सांध्य गीत से। ये भी ध्यान रखना आपने। फिर इसके साथ साथ और भी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको कि महादेवी वर्मा के कौन कौन से काव्य संग्रह हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934। जो नीरजा है इसे शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। सांध्य गीत 1935, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीप गीत 1943, 1983 नहीं 1983। फिर है प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990। तो देखिए ये सारे के सारे आपको नाम मैंने बता दी हैं। अगर परीक्षा में कभी आपसे प्रश्न यहाँ से बनेगा तो आप टिक कर सकते हो, इसका ध्यान रखना आपने। जो अभी पीजीटी की परीक्षा हुई थी ना, उसमें भी मैंने आपको एक रचना बताई थी, आगे की सारी रचनाएं बताई थी कि ये इनकी रचना है, परंतु जो आपने पहले ध्यान से सुना नहीं था और परीक्षा में आपने वो गलत कर दिया था। तो इसका आपने ध्यान रखना है, सारी की सारी रचनाएं आपको सुननी चाहिए ध्यान से, ताकि आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ठीक कर लें। फिर देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर आचार्य और कथन को सुमेलित करना है। जैसे कि दंडी है, दंडी की पंक्ति कौन सी है? तो दंडी की पंक्ति होगी शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, ये इनकी पंक्ति है। भामा की पंक्ति कौन सी है? शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा। बामन की पंक्ति है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र क्या कहते हैं? अनौचित्य दयत्ते नान्यात रसभंगस्य कारणम, ये है क्षेमेंद्र की पंक्ति। दंडिका में 7वीं शती, भामह का 6ठी, बामन का 8वीं, क्षेमेंद्र का 11वीं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 12, जुंग के अनुसार पिता का अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? इलेक्ट्रा। ये फिर देखिए, माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ओइडियस। कौन सी ग्रंथि? ओइडियस। ये पूछी जा सकती है, ध्यान से सुनना है इसे। ओइडियस, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली पूछी जा सकती है आपसे परीक्षा में। अगला प्रश्न 13, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेमदेव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है। क्या प्रमाणित होता है उपयुक्त दोहे से? तो यहाँ पर देखिए, सही विकल्प जो यहाँ होगा तो वो होगा विकल्प बी, ए बी डी। ए बी डी में क्या दिया गया है? ए बी डी में दिया गया है रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। बी में दिया गया है स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। डी में दिया गया है रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। तो ए बी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 14। इसमें क्या पूछा गया है 14 में आपसे? 14 में ये प्रश्न रिपीटेड है। हिंदी के निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ यहाँ पर लोकमंचीय रूप है, दूसरी तरफ प्रांत। देख लेते हैं मिलाकर। जो सांग है ये कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है? सांग हरियाणा में, विदेशिया बिहार में, माच मध्य प्रदेश में, ख्याल राजस्थान में। राजस्थान का ख्याल आया, माच मध्य प्रदेश में खेला जाता है। बिहार में विदेशियों का काफ़ी आगमन है। सांग अर्थात साग और मक्की की रोटी कहाँ खाई जाती है ज़्यादा?
हरियाणा में। साग, सांग से साग याद रखिए। इस तरह की ट्रिक से आप इन्हें याद कर सकते हो। जो यहाँ सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। ए का 3, बी का 4, सही विकल्प है ना ए बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 15। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही? तो जो प्रस्तुत बात कही थी ये कही गई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाराज जसवंत सिंह के संबंध में। जो महाराज जसवंत सिंह हैं ये मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे और भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध आदि। फिर अगला प्रश्न देखिए 16। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं होगा तो वो है विकल्प ए नावादास। जो नावादास है ये कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। नावादास और राम भक्ति धारा के कवि हैं। जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं इनमें आते हैं नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, रसखान, मीरा, रहीम। और जो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं इनमें रामानंद, अगरदास, तुलसीदास, नावादास, नरोत्तम दास, विष्णुदास, नरहरिदास, ईश्वरदास। एक एक प्रश्न से आपको कम से कम 10-10 तथ्य बता रहा हूँ, ये आपके लिए भविष्य में महत्वपूर्ण होंगे। फिर प्रश्न है 17। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका होगा? जो नेट और सेट की परीक्षा हैं यहाँ पर अधिकतर रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर भी रामचंद्र शुक्ल ही होगा। जो रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, यह शुरुआत में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया था। तेन का प्रभाव विधेयवादी पद्धति में माना जाता है। फिर अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? प्राकृताभास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत, रीति काल 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक, गद्य काल 1900 से लेकर 1984 विक्रमी संवत तक। ये भी ध्यान रखिएगा। ये ऊपर वाला प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार। तो देखिए इनका मिलान कर लेते हैं। जो प्राकृत प्रकाश है ये किसकी रचना होगी? बर्रुचि की। श्रावकाचार देवसेन की, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की, कुमारपाल चरित हेमचंद्र की। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से जो सही विकल्प होगा विकल्प ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, डी का 5। अगला प्रश्न है यहाँ, यही सच है यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? या फिर प्रश्न ये है कि इस कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो यही सच है ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? कृष्णा सोबती के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णा सोबती नहीं, मनु भंडारी। गलत बोल दिया आपको, मनु भंडारी की ये कहानी हो जाएगी। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर देखिए मनु भंडारी की और रचनाएं बता देता हूँ। यही सच है, मैं हार गई, त्रिशंकु, और आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, महाभोज, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं।
अगला प्रश्न, तो अगले प्रश्न में देखिए ग्रंथ और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो ग्रंथ है पेरी इप्सुस। पेरी इप्सुस किसकी रचना है? तो जो पेरी इप्सुस है लोंजाइनस की रचना है। द सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की रचना है। पोइटिक्स अरस्तु की रचना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज की रचना है। लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सुमेलित रूप होगा तो वो होगा विकल्प डी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न 21। ये क्या है? हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से लिया गया है? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये ली गई हैं आपकी उन्मुक्त से। जो उन्मुक्त रचना है ये किसकी है ये भी पूछा जा सकता है। उन्मुक्त रचना है सियाराम शरणगुप्त की। ये भी ध्यान रखिए, कभी प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से तो आप टिक कर सकते हो इजीली। अगला प्रश्न 22, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं होगी तो वो है विकल्प बी, भाषा में मिथक और बिंब का प्रयोग होना चाहिए। जो विलियम वर्ड्सवर्थ इसके कड़ा विरोध करते थे। ये कहते थे भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बाकी की इनकी जो मान्यताएं थे ये भी देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो ये चाहते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, ये भी सही है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनका जो एक काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, ये इन्होंने 1793 में लिखा था। और इन्होंने ये भी कहा था कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ से भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे इजीली ठीक कर सकते हो। अगला प्रश्न 23, ये क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर? कहानी इतिवृत्त हो तो है। कहानी इतिवृत्त हो तो है यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक का है? तो यहाँ पर जो विचार है कहानी के संबंध में तो ये है किसका? जैनेंद्र का। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तो जो जैनेंद्र है इनकी कुछ रचनाएं भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए जैनेंद्र का समय 1905 का माना जाता है। 1905 में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब। इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है पत्नी कहानी, पाजेब कहानी, और कौन सी है, हाँ ये दो काफ़ी चर्चित है, अपना अपना भाग्य, ये भी इनकी काफ़ी चर्चित कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 24, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन सी है? तो जो आलोचना विधा की रचना है तो ये होगी महावीर प्रसाद द्विवेदी की कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। विकल्प डी यहाँ सही होगा। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब से कब तक संभाला था ये आपको बताना है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए 25, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। दूसरा, अभिनव गुप्त के अनुसार क्या सही है ये बताना है यहाँ पर। तो अभिनव गुप्त क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से छूट जाता है, अर्थात अपने और दूसरे के बंधन से छूट जाता है साधारणीकरण की अवस्था में। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और सी यहाँ पर सही होगा। ए और सी विकल्प सही है। फिर देखिए जो अभिनव गुप्त है इनका जो जन्म 10वीं शती के उत्तरार्ध में कश्मीर में हुआ था। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त से इन्होंने व्याकरण शास्त्र सीखा। ध्वनि शास्त्र इन्होंने भट्ट इंद्रराज से सीखा। नाट्य शास्त्र इन्होंने भट्ट तौर से सीखा और ये इनके गुरु भी थे। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वपर के बंधन से
छूट जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपकी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हाँ, फिर देखिए यहाँ पर अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए, लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन भी हो जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।